प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी योगेश आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मी में। साथियों इस चैनल पर अब अपन लगातार डिस्कस करेंगे आरपीएससी स्कूल फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता कॉमर्स के सिलेबस को। आपको मैं ये बता देता हूं कि आपके सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, किससे रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी बिजनेस में एक टॉपिक लगता है आपका मैनेजमेंट का, जिसको अपन बोलते हैं प्रबंध। और प्रबंध की मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में प्रबंध के दो टॉपिक दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है स्कूल स्तर पर और एक टॉपिक दिया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी स्नातक स्तर पर, जिसको अपन बोल सकते हैं। स्कूल लेवल पर जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक आपको दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको अपन कह सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत यानी इसको मैं रोड मैप या लैंप पोस्ट के नाम से भी जान सकता हूं। एक तो ये टॉपिक दिया गया है और दूसरा टॉपिक जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर दिया गया है वो टॉपिक साथियों अपना है प्रबंध के कार्य। आज की ये जो क्लास जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये निश्चित तौर पर आपके इन दोनों टॉपिकों की भूमिका बनाएगी। एक प्रकार से अपन भूमिका तय करेंगे कि जिस विषय वस्तु के सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए ढर्रा क्या है, कच्ची रोड क्या है, और कार्य का मतलब आप करने क्या जा रहे हैं, वो पढ़ने से पहले आज की क्लास में अपन समझने का प्रयास करेंगे प्रबंध का अर्थ और प्रबंध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पहला क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ आप टॉपिक को इसलिए भी नहीं पढ़ें कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, उस टॉपिक का रोल आपके सिलेबस में जुड़े हुए टॉपिकों में क्या रहने वाला है, ये तय करके भी हम जरूर इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। हमारे पास काफी टाइम है, अच्छे प्रकार से अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर मैं आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये आपको सिलेबस फ्री में करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपका इस टाइम जब वैकेंसी आउट हो चुकी है उस टाइम अगर मैं आपका 1 मिनट भी जाया कर रहा हूं तो इसका मतलब आप मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हो। कंटेंट देखें, 2-4 क्लासें आप देख करके फिर ये तय करें कि ये चीज आपके लायक है या नहीं है, उसके आधार पर अपन बात करते हैं। चलिए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना रहने वाला है साथियों आज प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके ऊपर अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने बचपन से सुनी है, जो साथी कॉमर्स में है उन्होंने बचपन से इस चीज को सुना है, फिर भी अपन कुछ से प्रबंधकों के संदर्भ में इसको रिपीट में कर देता हूं। सबसे पहला व्यक्ति है साथियों मेरी पॉर्कर फोलेट जो है। मेरी पॉर्कर फोलेट क्या कहते हैं बड़ी सिंपल सी अच्छी सी परिभाषा देते हैं कि दूसरों से कार्य करवाने की जो कला है, मतलब आप कोई ऐसा जादू बिखेर दो कि आपके आदेश पर दूसरे लोग काम कर दें, उसी चीज को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी प्रबंध का मतलब इन्होंने क्या बताया है, दूसरों से कार्य करवाने की कला। मेरी पॉर्कर फोलेट जिसको अपन बोलते हैं, यानी लोग मेरी क्या है, जेब में है या मेरी पॉकेट में है। लॉरेंस एप्ले जो है उसकी परिभाषा को याद रखने का तरीका यह है कि आपको दो शब्द ध्यान में रखने होंगे। एक शब्द है प्रयास और दूसरा शब्द है परिणाम। ये भाई साहब ये कहते हैं कि आप जो प्रबंध है इसका अर्थ ये हो गया कि लोगों के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को परिणाम में परिवर्तित करना ही क्या है, प्रबंध है। लोगों के जो प्रयास हैं उनको परिणाम में परिवर्तित करना ही क्या है, प्रबंध है। FW टेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, किस लिहाज से, अपने सिलेबस के बिंदुओं के लिहाज से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रबंध के सिद्धांतों में इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसने टेलर, कौन सा टेलर, साइंटिस्ट टेलर, मैं ये कह सकता हूं कि वो व्यक्ति है जिसने प्रबंध के साइंटिफिक जो थ्योरी है वो दी थी। वैज्ञानिक प्रबंध का अगर कोई जनक है तो वो FW टेलर है। टेलर क्या कहते हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपकी मेन थीम क्या है, उस थीम का आपको खुद को ही पता लगाना प्रबंध का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। उसके बाद यह सुनिश्चित करना
कि वो कार्य सर्वोत्तम ढंग से पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, आपका सपना क्या है और उस सपने को आपने ढंग से साकार किया है या नहीं किया है, ये जानने की जो कला है उस चीज को अपन क्या कहते हैं, FW टेलर के अनुसार क्या कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है। एक भाई साहब हेरोल्ड कुंटज व वहरिक क्या कहते हैं साथियों, ये इनका संबंध आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ है, पर्यावरण के साथ है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो प्रबंध है इसका तात्पर्य है एक ऐसे पर्यावरण को तैयार करना जहां लोग सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, मिलजुल करके काम करने का इन्वायरमेंट आप जो तैयार करते हो उसी इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। तो मेरे ख्याल से चारों डेफिनेशंस आपकी याद हो गई होंगी और इसके बेस पर आप इसका मीनिंग भी समझ चुके होंगे साथियों। प्रबंध का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि प्रबंध में आप लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को एक साथ जोड़ते हो, किसके लिए, कोई ना कोई एक निश्चित सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। चलिए इसके बाद इसके कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों हो सकता है थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं शब्द पूरे अच्छे प्रकार से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी आ रहे होंगे। पहली चीज है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के अगर आप लोगों से मिलकर के काम करवा रहे हो तो वो साथियों प्रबंध नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब होता है जो मैनेजमेंट के रूल्स इंडिया में लागू हो रहे हैं वही अमेरिका में लागू हो रहे हैं। जो मैनेजमेंट्स के रूल किसी मतलब अपन कह सकते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज पर लागू हो रहे हैं, व्यापारिक संस्था पर लागू हो रहे हैं, ठीक ही वो ही रूल हैं वो किसी गैर व्यापारिक संस्था पर भी लागू हो रहे हैं। एक ऐसी चीज जो हर जगह समान रूप से अप्लाई होती हैं, बशर्ते प्रबंध के सिद्धांत हैं वो साथियों हम आगे पढ़ेंगे लोचशील है, हर जगह अलग अलग तरीके से परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार लागू होंगे, लेकिन लागू होने का तरीका एक ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये सभी जगह लागू होंगे। दूसरों से कार्य करवाने की कला, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। मानवीय क्रिया, प्रबंध सिर्फ मनुष्यों द्वारा ही किया जा सकता है। ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर और सबसे अगर मैं कहूं कि मानसिक तौर पर सजग या सबसे बुद्धिमान जो चीज है वो क्या है, मनुष्य है। तो ये काम सिर्फ मनुष्यों के द्वारा किया जा सकता है। सतत प्रक्रिया, प्रबंध कभी रुकता नहीं है, प्रबंध निरंतर जारी रहता है। एक प्रोसेस, एक टारगेट आपने पूरा कर लिया, उसके बाद में सेकंड टारगेट के लिए आप कंटिन्यू हो जाते हो, यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में है गतिशील कार्य। सत्य डायनामिक के वर्क किसको बोलते हैं, चीज समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होकर के जो लागू हो जाए। मतलब इस साल व्यवसाय में सब कुछ ठीक था तो लाभ कमाने का जो जरिया था वो ठीक वैसा ही अप्लाई नहीं होगा जो अगले साल कोई अपन कह सकते हैं कि आपदा आ गई, उस समय जो काम के समय जो प्रबंध लगाया जाएगा वो पिछले साल के समान नहीं होगा। जो चीज परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाए, जो समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाए साथियों, वही तो मैनेजमेंट है, वही तो प्रबंध है। नेक्स्ट, सामूहिक कार्य। मैनेजमेंट जो है वो मूल अर्थ इसका ये निकल के आ रहा है कि एक लोगों के समूह में होगा, यानी इसके लिए संगठन की रिक्वायरमेंट होती है। संगठन होगा वहीं मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कई सारी चीजें होती हैं उन्हीं को व्यवस्थित करना पड़ता है। एक अकेली चीज उसको तो कहीं रख दो, उसका क्या व्यवस्थित करना हो गया। नेक्स्ट, अमूर्त शक्ति। प्रबंध वो ताकत है साथियों जिसको महसूस किया जा सकता है लेकिन जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। और सृजनात्मक, क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके देगी, कुछ ना कुछ नई चीजों का सृजन ये करके देगी। ये प्रबंध की अपन कह सकते हैं कुछ एक बेसिक विशेषताएं होगी। फिर अपन बात करते हैं प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में। साथियों आरबीसी की जो बुक है 12th क्लास की, उसमें उद्देश्य दे रखे हैं 4 प्रकार के। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब आपने बिजनेस में मैनेजमेंट अप्लाई क्यों किया है, तो मैं सीधा सा उत्तर दूं तो पहले आप बिजनेस के खुद के उद्देश्यों को पूरा करोगे। इन्हीं चीजों को एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया है, 3 प्रकार के उद्देश्य एनसीईआरटी में दे रखे हैं, संगठनात्मक, सामाजिक और कर्मचारी संबंधी।
और इनको आरबीसी में 4 प्रकार से दिए गए थे। संगठन के उद्देश्य क्या होंगे, तो देखिएगा प्राथमिक उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य आता है कि उचित लागत पर सेवा और वस्तु का उत्पादन करना, सर्विस और गुड्स का प्रोडक्शन करना, एक अपन कह सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पर, पहली चीज। सेकंड चीज, जो आपने उत्पादन किया था वो किसके लिए किया था, ग्राहक के लिए, तो ग्राहक को वितरण करके उसकी अधिकतम संतुष्टि हमारा दूसरा ध्येय होगा। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप कहोगे, लेकिन आज के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लाभार्जन। सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध का जो काम है वो है ग्राहक की संतुष्टि। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो निश्चित तौर पर आपका लाभ भी बढ़ेगा। और चौथा पॉइंट है संसाधनों को पारिश्रमिक। तो जो प्रमुख उद्देश्य है मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, सही लागत या कम लागत पर वस्तु और सेवा का उत्पादन, ग्राहक को वितरण करके उसकी आत्म संतुष्टि या अधिकतम संतुष्टि। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया इसके संदर्भ में कि आपने जो वस्तुएं ग्राहक को उत्पादित करके सप्लाई की है उसके कारण आपको क्या होगा, लाभार्जन। और फोर्थ पॉइंट क्या है, संसाधनों को पारिश्रमिक देना। ये 4 आपके प्राथमिक उद्देश्य में है। वहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संगठनात्मक की मैं बात करूं तो सबसे पहले संगठन को जीवित रखना है। आपको कम से कम उतना तो कमाना ही पड़ेगा, उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा कि आपकी संस्था चल सके। फिर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उसमें ग्रोथ करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाद में आपको लाभ के लिए काम करना है। तो संगठनात्मक उद्देश्य यहाँ 3 दिए गए हैं, संस्था को, संगठन को जीवित रखना, बढ़ोतरी करना और लाभ कमाना। सहायक उद्देश्य का संबंध हो गया अन्य जो चीजें इसके साथ पूरी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अन्य चीजों का मतलब यहाँ मैं इसके महत्वों के साथ जोड़ रहा हूं। साथियों महत्व में एक पॉइंट अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, महत्व में नहीं प्रकृति में। प्रकृति में एक पॉइंट है कि प्रबंध एक बहुविधा है। बहुविधा का मतलब जो चीज एक साथ कई सारी चीजों को पूरा करती हो, कई सारे रूपों में जो काम करती हो। अब कई सारे रूपों में एक चीज अगर काम कर रही है तो वो कई सारे उद्देश्यों को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ठीक वही पॉइंट यहां लागू हो रहा है। तो प्रबंध के सहायक उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है कि संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। मिट्टी पड़ी है वो कोई काम की नहीं है, लेकिन उसमें उपयोगिता का सृजन कर कुम्हार ने उसे क्या बना दिया साथियों, उपयोगी चीज बना दिया। तो संसाधन जब तक आप अपनी संस्था के लिए उपयोगी नहीं बनाओगे तब तक वो आपके कोई काम का नहीं है। तो संसाधन को सही गुणवत्ता उत्पन्न करना, क्योंकि सही समय पर और सही जगह ही व्यक्ति की कीमत होती है। समय बीत जाने के बाद और सही स्थान पर अगर आप नहीं पहुंच सकते हो तो फिर व्यक्ति की उसमें उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। दूसरा है सही समय व स्थान पर इसका उपयोग। बेटा कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए किस समय, वहीं पर उस चीज को पहुंचा करके उसका सही उपयोग किया जा सकता है। और थर्ड है संसाधनों में समन्वय। गुणवत्ता वृद्धि, समय पर संसाधन पहुंचा दिया, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। मानव संसाधन और जो निर्जीव संसाधन उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो स्टेबल करना भी जरूरी है। ये सहायक उद्देश्य हो गए। इधर तीसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। साथियों सामाजिक उद्देश्य क्या है, समाज ने आज व्यवसाय को बहुत कुछ दिया है, बदले में हमने समाज को क्या दिया है। तो समाज क्या चाहता है, सीधी सी बात है, एक अच्छा पर्यावरण, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में कुछ सहयोग, शिक्षा पर थोड़ा बहुत सहयोग, इंपॉर्टेंट बात रोजगारों में वृद्धि। ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ सामाजिक में आएंगे। देखिएगा पर्यावरण, रोजगार, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बेचो, सेम यहां पूरे होंगे। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत उद्देश्य। मुख्य उद्देश्यों के साथ साथ संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरे होते हैं। साथियों एक व्यक्ति संस्था से जुड़ता है, चाहे वो अंशधारी हो, चाहे वो लेनदार हो, चाहे वो देनदार हो, चाहे वो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हो, सबका अपना व्यक्तिगत हित होता है। सबके हित को ध्यान में रख करके प्रबंध का काम किया जाता है। कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे तो सीधी सी बात है सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए। कोई डेटर यानी जिसको आपने उधार माल बेचा वो ये चाहता है कि सही रेट पर वस्तु प्राप्त हो।
इन्वेस्टर है जिसने आपके यहाँ इन्वेस्ट किया है शेयर्स के रूप में, वो ये चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट पर रिकवरी अच्छी हो। उन सब तक सही मात्रा में फीडबैक भेजना, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना, यही तो प्रबंध है। तो ये चीज व्यक्तिगत उद्देश्यों में आ जाएगी। इधर इसको कर्मचारी संबंधी बात कहा गई है, तो कर्मचारी और व्यक्तिगत एक ही तरीके के पॉइंट्स हैं। देखिएगा, वेतन, वित्तीय सहायता, ये कर्मचारी की मांग होगी। तो प्रबंध के उद्देश्य मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। प्रश्न यहां से अगर बन भी जाता है, हालांकि टॉपिक में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर पूछ भी ले, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक उद्देश्य वो होंगे जो संस्था से डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे, सहायक उद्देश्य वो होंगे जो संसाधन से जुड़े हुए होंगे। बाकी अपने नाम से आपको स्पष्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं प्रबंध के महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत महत्व है साथियों इसके। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। पहली चीज, बिजनेस के ऑल ओवर जो अपन कह सकते हैं सभी लोग किस पर्पज से काम कर रहे हैं। अगर संस्था का मेन उद्देश्य पूरा हो रहा है, अगर संस्था में उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही है, लाभ कमा रहे हो, तो बाकी के सारे उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि सामूहिक लक्ष्यों की क्या करना, प्राप्ति करना, क्षमता में वृद्धि करना। संस्था अपनी उत्पादन क्षमता में, अपनी विक्रय क्षमता में, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में, हर चीज में ग्रोथ करना चाहती है, वृद्धि करना चाहती है। इसीलिए मैनेजमेंट होता है। गतिशील संगठन का निर्माण करना साथ ही इंपॉर्टेंट चीज है। परिवर्तन है वो आप ये कह सकते हो कि प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार जो व्यक्ति बदल गया वो तो चल रहा है, और जो एक डर्रे को पकड़ के बैठ गया वो नहीं चल सकता। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि प्रबंध गतिशील प्रक्रिया है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। गतिशील इसलिए है क्योंकि ये नए परिवर्तनों को बड़े आसानी से अपनाने के लिए अपने बिजनेस को तैयार करता है। आप हमेशा इस मूड में रहते हो कि किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसी को अपन बोलते हैं गतिशील परिवर्तन, यानी नए परिवर्तनों को अपनाने की क्षमता। व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति, सिंपल सी बात है, व्यक्तियों के खुद के हित पूरे हो गए, समाज के विकास में अपना योगदान रहता ही है। इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। साथियों ध्यान रखिएगा, कला इसलिए है क्योंकि कोई भी काम को बेहतरीन ढंग से करना ही कला कहलाता है। आप लोगों से काम करवा रहे हो तो सीधी सी बात है, अपन छोटे से ब्याह शादी में भी किसी को ये बोल दे कि बेटा ये काम करना, वो नहीं करेगा। तो इतने लोगों को एक साथ मिला करके काम करवाना अपने आप में एक कला ही है। उसके लिए एक चातुर्य की जरूरत होती है, लोगों के माइंड को पढ़ने की जरूरत होती है, वो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगी। विज्ञान, तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात, प्रबंध बेटा एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, ये अपन कह सकते हैं एक तरीके का अनकम्प्लीट साइंस अपन कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान को आप लैब में ले जाकर के सिद्ध कर सकते हो। ये अप्लाइड साइंस अपन कह सकते हैं, मनुष्यों पर लागू होगा, और मनुष्य के व्यवहार समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। फिर भी दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कला और विज्ञान के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। प्रबंध एक पेशा है साथियों, वो टाइम बीत गया जब प्रबंध मतलब राजा का बेटा राजा हुआ करता था, अपन कह सकते हैं प्रबंधक का बेटा ही प्रबंधक बनता था। आज इसको एक प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा चुका है। थर्ड है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये इसकी विशेषता भी थी, इसकी प्रकृति भी है। प्रबंध हर जगह लागू होगा, चाहे वो चीज़ एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल, कोई भी टाइप की चीज़ हो, हर जगह प्रबंध लागू हो सकता है। और प्रबंध एक बहुविधा है। प्रबंध मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स भी है, मैनेजमेंट में साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हर चीज़ है, यानी ये कई रूपों में अप्लाई हो सकती है। तो इसलिए इसको अपन बहुविधा के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं इसका एक लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रबंध के स्टेज, प्रबंध के स्तर। प्रबंध का पहला जो स्तर है वो है हाई लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, जिसको अपन उच्च स्तर की बात करते हैं, क्योंकि आगे अपन को टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपन पढ़ते हैं, एक तो FW टेलर, और दूसरी बात करते हैं हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध, आधुनिक प्रबंध, वर्तमान प्रबंध का जनक कहा जाता है।
उसका संबंध था वो उच्च स्तर के प्रबंध के साथ था। तो हमें पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना कि उस स्तर पर कौन कौन लोग आते हैं। उच्च स्तर पर वो लोग आते हैं जो संस्था के महत्वपूर्ण आधारभूत निर्णय लेते हैं। महत्वपूर्ण आधारभूत निर्णयों का मतलब वो निर्णय जो संस्था को दीर्घकाल के लिए प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है साथियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो अध्यक्ष होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है यानी संचालक मंडल का अध्यक्ष इसमें आता है। प्रबंधक संचालक मैनेजमेंट जो डायरेक्टर है वो इसमें आता है। महाप्रबंधक है जो मैन अपन कह सकते हैं, जो मैनेजमेंट ऑफिसर होता है वो इसमें आता है। मुख्य अधिशासी अधिकारी सीईओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर जो है वो इसमें आता है। चेयरमैन, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, ये लास्ट के जो 2-3 नाम मैं बोल रहा हूं ये नाम आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, वहां से मैंने लिए हैं। बाकी नाम आरबीसी की बुक से अपन डिस्कस कर रहे हैं। मध्यम स्तर की बात करें उससे पहले साथियों उस स्तर के मैं 1-2 काम भी आपको बता देता हूं कि उस स्तर का मैनेजमेंट है वो क्या क्या काम करके देता है। तो देखिएगा उस स्तर के जो मैनेजमेंट अधिकारी हैं वो जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें अपन को ध्यान रखना है कि उनके काम रहेंगे एक तो उद्देश्यों को निश्चित करना, ये उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। दूसरी चीज अगर अपन डिस्कस करें तो बजट का निर्माण करना और अपन कह सकते हैं योजनाओं का निर्माण करना है। प्लानिंग करना, प्लानिंग के लिए फंडिंग है उसको अरेंजमेंट करना, और जो चेयरपर्सन्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको अपॉइंट करना भी इसी व्यक्ति का काम होता है। इसके अलावा बेटा नीतियां हैं वो निर्माण करना और आदेश जारी करना, इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर जो क्रिएट करने का काम होता है वो फर्स्ट स्टेज का होता है। मध्यम स्तर पर देखते हैं जितने भी डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सारे आते हैं। विभागाध्यक्ष जिसमें क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, इन सब के अध्यक्ष, संयंत्र प्रबंधक, क्रय विभाग, विपणन, विक्रय, ये सारे इसमें आते हैं। क्षेत्रीय व कार्मिक प्रबंधक भी इसी में आते हैं। इन लोगों के काम क्या होते हैं मैं रिपीट कर देता हूं। विभागाध्यक्ष, संयंत्र प्रबंधक, मध्यम स्तरीय प्रबंधक, क्रय विक्रय विपणन शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय व कार्मिक प्रबंधक, ये सारे मध्यम स्तरीय प्रबंध में आते हैं। इनके काम होते हैं नीतियों की व्याख्या करना, ये नीतियां बनाएंगे और ये नीतियों की व्याख्या करेंगे। दूसरा काम होता है कार्य संचालन के निर्देश देना, ये आदेश देते हैं और ये कार्य संचालन के इन नीचे वाले लोगों को निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है विभागीय जो कार्य है उनमें समन्वय में सहयोग करना, आपस में डिपार्टमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई बात हो जाए उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम है वो इनका होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें अगर अपन करें तो पर्यवेक्षकीय प्रबंध के स्तरों का निपटान करना, नीचे वाले लोग हैं इनमें कोई समस्या आ रही है उसके निपटान का काम है वो मध्यम स्तरीय प्रबंधक वाले करेंगे। थर्ड है निम्न स्तरीय या प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षक स्तर, साथियों इनको बोला जाता है प्रचालन प्रबंधक। ध्यान दीजिएगा प्रचालन प्रबंधक यहां आएगा और प्रचालन अधिकारी नहीं लिखा गया, ये रहा मुख्य प्रचालन अधिकारी यहां आएगा। दोनों में हमें अंतर समझना है। शाखा प्रबंधक है, ब्रांच मैनेजर यहां है और डिपार्टमेंट मैनेजर यहां है, इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात है मुख्य पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, मुख्य लिपिक, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, फोरमैन, खंड प्रभारी, ये सारे आपके निम्न स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। इनका काम क्या होता है वास्तविक स्तर पर कार्य करवाना, ये अपने इनके अधीन आते हैं, वो आते हैं लेबर, तो लेबर से वास्तविक तौर पर काम करवाने का काम इनका होता है। संचालक की योजनाएं बनाना, संचालन का मतलब मेन काम को ऑपरेट करने की प्लानिंग ये करते हैं। प्लानिंग तो ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। व्यवसाय में सिर्फ प्रश्न आ जाए कि जो नीतियां बनाने का काम है वो कौन करता है, योजनाएं बनाने का काम कौन करता है, ये करता है, लेकिन प्रश्न आ जाए कि संचालन या संचालकीय योजनाएं बनाने का काम कौन करता है, तो उत्तर आएगा जो आपके निम्न स्तरीय या प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक होते हैं वो ये काम करते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, श्रमिकों को काम सौंपना, अनुशासन की व्यवस्था बनाना और उनके काम का फीडबैक लेना, यहां तक का काम ये होता है। उसके बाद का जो काम है वो स्तर के हिसाब से ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये आज की क्लास थी। मैंने प्रयास ये किया कि आपके सामने मैनेजमेंट की एक भूमिका बनाई जा सके ताकि
कल को मैं प्रबंध के सिद्धांत आपको पढ़ाऊं तो आप मेरी तरफ ऐसे नहीं देखें कि प्रबंध के सिद्धांत पढ़ा रहे, लेकिन प्रबंध क्या है ये तो बताया नहीं। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी आने वाले जो टॉपिक है उसको कवर करने के लिए। धन्यवाद साथियों।